क्योंकि महाराष्ट्र में न केवल एक विकास आघाड़ी है जिसमें कांग्रेस उसका नेतृत्व एक तरह से कर रही है, दूसरी तरफ महायुति है जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, लेकिन अन्य पार्टी हैं, दो शिवसेना, दो एनसीपी और उसके साथ साथ तीसरे और चौथे मोर्चे भी हो सकते हैं। उसमें फिर वंचित बहुजन आघाड़ी ले लीजिए या एमआईएम ले लीजिए या बच्चू काडू की पार्टी लीजिए, राजू शेट्टी की स्वाभिमानी शेतकरी सेना लीजिए, ये छोटी पार्टियां भी हैं। अब वो कितना वोट लेगी ये बड़ी बात होगी। अगर ये ध्रुवीकरण हुआ तो फिर वो और इंटरेस्टिंग होगा। आप सोचिए ना, हरियाणा में दोनों बड़े पार्टियों को लगभग उतना ही वोट शेयर मिला, लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेटर था, वो वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट कर पाए। महाराष्ट्र में किस लेवल तक आप अपने वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग एरियाज में उनका एक तरह से दबदबा है। अगर एनसीपी शरद पवार ले तो पश्चिम महाराष्ट्र है, अगर शिवसेना ले तो ज्यादातर मुंबई कोंकण में है, अगर शिंदे सेना ले तो थाने, कल्याण और कोंकण में है, फिर वहां भाजपा लीजिए तो विदर्भ में भाजपा हमेशा अच्छा करती आई है, लेकिन पिछले लोकसभा में कांग्रेस ने वहां अच्छा किया, मराठवाड़ा में कांग्रेस ने अच्छा किया। तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग पार्टियां अच्छा करती है। आपने कहा क्या मोदी फैक्टर थोड़ा घटेगा? देखिए, मुझे लगता है जरूर कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन लोकल हो जाए जैसे हरियाणा में हुआ, तो मोदी फैक्टर इतना हावी नहीं होगा जितना वो विधान लोकसभा में होता है। जितना इलेक्शन लोकलाइज होता है उतना मोदी फैक्टर कम उसका उसका प्रभाव कम पड़ता है, जो हमने 2014 में नहीं देखा था। 2014 और 19 के बीच में फिर विधानसभा हो लोकसभा हो, मोदी फैक्टर हावी था। अब मुझे लगता है जितना इलेक्शन आपका लोकल क्षेत्रीय होता है उतना मोदी फैक्टर निर्भर करता है कि अगर क्षेत्रीय हो जाए, लोकल हो जाए, तो मोदी फैक्टर का प्रभाव कम होता है। ये तो राजीव, जैसे आपने कहा कि छोटी पार्टियां तो है ही है, लेकिन जो बड़े दो अघाड़ियां हैं, दो बड़े फ्रंट जो है, एक तो महाविकास अघाड़ी और एक महायुति। लेकिन इन पार्टियों के भी बीच आप देखेंगे, जैसे आपने कहा कि अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग चुनाव हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजीव, ये चुनाव सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी बैटल है, कहीं ना कहीं दोनों शरद पवार और अजित पवार की भी एनसीपी की बैटल है, और कहीं ना कहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की। जैसे क्रिकेट की भाषा में हम जब बोलते हैं कि इनका ओपनिंग बैट्समैन ये, इनका बॉलर ये, तो ये तीनों का जब आप एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो कांग्रेस बीजेपी में आपको कौन मजबूत लगता है, या शिवसेना, दोनों में से कौन मजबूत लगता है, या एनसीपी में कौन मजबूत लगता है? बड़ा अच्छा सवाल है मिलित, क्योंकि मुझे लगता है तीन मैचअप है। आप क्रिकेट की जी। बात कर रहे हैं, तीन बड़े मैचअप है, एक के बाद एक तीन मैचअप पर चलते हैं। पहले शरद पवार बनाम अजीत पवार। लोकसभा में तो साफ था कि शरद पवार उस मैचअप में जीत गए, बारामती में जीते, पश्चिम महाराष्ट्र में जीते, और ऐसी कोई बड़ी बात लोकसभा और विधानसभा के बीच नहीं हुई जिससे शरद पवार को लगे कि मैं कमजोर हूं और अजीत पवार आगे आ रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार के 10-15 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपने बलबूते पर जीत सकते हैं, ये उनकी एक ताकत है। तो जरूर अजीत पवार बिल्कुल साफ नहीं होने वाले, उनके भी 10, 15, 20 तक हो सकते हैं जो अपनी ताकत पर जीत कर आ सकते हैं। लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र के बैटल में आज की तारीख में शरद पवार थोड़े आगे लगते हैं। फिर आते हैं मुंबई कोंकण ठाणे एरिया में, जहां ज्यादातर सेना बनाम सेना है। जो मैंने जमीन पर देखा, और मैं कुछ दिनों पहले मुंबई में था, उत्साह इस समय ज्यादातर शिंदे सेना के पास है। जो लाडली बहन स्कीम हो या अन्य स्कीम्स हो, जो शिंदे जी को अच्छी स्ट्राइक रेट मिली, लोकसभा में सत्ता में है, इस वजह से जो उनके पास साधन है वो अपने अपोनेंट से कई ज्यादा है, और इसका जरूर उनको फायदा हो सकता है। वही मुझे लगता है जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे सेना है, उनको इमोशन के अलावा, भावनाओं के अलावा और मुद्दों पर ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मराठी मानुस नहीं तो जो है वो शायद बिखर जाए। दलित मुस्लिम वोट जरूर कांग्रेस का ट्रांसफर हुआ था शिवसेना को कुछ इलाकों में, लेकिन शिवसेना यूबीटी को और मेहनत करनी पड़ेगी। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कांटे की टक्कर है इन दोनों सेना के बीच में। अब तीसरे मैचअप पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें विदर्भ में है
और अगर आप मराठवाड़ा जोड़ ले उसको तो 100 सीटें हैं ऐसी, जहां लगभग जी। जो बैटल होगा भाजपा बनाम कांग्रेस, वहां कांग्रेस को भारी जीत मिली थी लोकसभा में। क्या उसी तरह से जो समीकरण बनकर आए थे, जो मराठा कंसोलिडेशन मराठवाड़ा में हुआ और ओबीसी दलित मुस्लिम कांग्रेस के साथ आ गए विदर्भ में, क्या वही होगा विधानसभा में? विधानसभा में बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है, ओबीसी जो उनका पहला वो पुराना वोट था उसको एक बार फिर कंसोलिडेट करे, उसको फिर एक बार मजबूत करे, दलित वोट में सेंध करे। ये जो बीजेपी स्ट्रेटेजी बना रही है महाराष्ट्र के लिए, खास करके विदर्भा के लिए, वो कितनी असरदार होगी, वो निर्भर करेगा कि महाराष्ट्र की पार्टी नंबर 1 कौन होती है। बीजेपी ने बहुत मशक्कत की है, कोर्स करेक्शन किया है। इस वजह से मैं कहूंगा जो लगा था कुछ हफ्तों पहले या महीने पहले की कांग्रेस आगे है, अब वहां भी कांटे की टक्कर है। यानी 3 मैचअप्स में से 2 मैचअप में कांटे की टक्कर और 1 मैचअप में शरद पवार थोड़े आगे। अब जब आप पूरी तस्वीर देखें, इसमें मुझे लगता है कहना कौन जीतेगा बहुत मुश्किल है, उसमें मैं पढ़ने भी नहीं वाला। और इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टी, आप सोचिए मिलिंद, जिसको टिकट नहीं मिलेगी वो कहां जाएंगे? वो इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं, छोटी पार्टियों में जा सकते हैं, उनका कितना असर होगा? महाराष्ट्र मिलिंद इज अ महामेस, महामेस हमें हमें कहना चाहिए। और उस महामेस में कौन आगे निकलेगा कहना बहुत मुश्किल है।